नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, जी हां, बात करेंगे डब्ल्यूएचओ की चेतावनी के बारे में। भारत में सोमवार को कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट तो दर्ज की गई है, हालांकि दैनिक मौतें भी 4000 से ऊपर रही और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग की कमी के कारण ये गिनती अविश्वसनीय थी। मामले में गिरावट का मतलब ये नहीं कि संक्रमण सबसे ऊंचाई पर चढ़कर उतर रहा है, बल्कि नया संक्रमण B.1.617 देश विदेशों में पांव पसार रहा है। एक नया तरह का संक्रमण, एक नया म्यूटेंट इंतजार कर रहा है देश विदेशों में आने का। एक और संक्रमण के कम होने की ये खबरें और दूसरी ओर विशेषज्ञों की ये चेतावनी। जहां लगातार कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि संक्रमण दर जो है वो घट रही है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर विशेषज्ञों की माने तो ये चेतावनी विशेषज्ञ लगातार दे रहे हैं कि अभी खतरा टला नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने भी ये चेतावनी जारी की है कि अभी और गंभीर स्थिति भारत में देखी जा सकती है। ये जो आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, ये आंकड़े हैं ग्रामीणों में टेस्टिंग ना होने की। ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग कम की जा रही है, जिसका नतीजा ये आंकड़े हैं। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, ऐसा डब्ल्यूएचओ का कहना है। आपको ये भी बता दें, दूसरी ओर जो विशेषज्ञों की ये चेतावनी है, उन्होंने कहा है कि भारत में हालात और चिंताजनक हो सकते हैं, अभी और ज्यादा हालात चिंताजनक होंगे। दूसरी ओर वहीं बात की जाए अन्य राज्यों की, तो कई जगहों से अच्छी खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि संक्रमण की दर घट रही है और रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। मतलब कोरोना की स्थिति जो है नियंत्रण में है। चाहे बात की जाए उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की या दिल्ली की, सभी जगह पर कहना है कि अब कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन वहीं डब्ल्यूएचओ की तरफ से दी गई ये चेतावनी कहीं ना कहीं चिंता में डाल रही है। लोगों को एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या वाकई ये बस थोड़ा सा गैप है, थोड़ी सी खुश होने वाली बात है, लेकिन इसके बाद अभी स्थिति और भी गंभीर बन सकती है। आपको साथ ही ये भी बता दें कि सवाल ये भी है कि क्या वाकई संक्रमण दर कम हो रहा है या फिर वाकई कुछ समय की राहत है। आपको बता दें, डब्ल्यूएचओ की ये चेतावनी है, नया संक्रमण देश विदेशों में पांव पसार रहा है। टेस्टिंग की कमी के कारण ये गिनती अविश्वसनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात खराब हैं। आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि भारत में कई ऐसे हिस्से हैं जहां संक्रमण अपने चरम पर नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने चिंता जताई है, सौम्या स्वामीनाथन ने ये चिंता जताई है कि जो भारत की स्थिति है अभी और गंभीर हो सकती है, हालात और खराब भी हो सकते हैं। आपको बता दें, बीते 24 घंटे में 4000 से अधिक लोगों की मौत भी हुई है। उन डब्ल्यूएचओ की चेतावनी है कि अभी कोरोना जो है वो और जानलेवा होने वाला है। चर्चा पर हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र सैनी, चेयरमैन साइंटिफिक कमेटी दिल्ली मेडिकल काउंसिल, डॉक्टर आर एन टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, जिस तरह से डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी जारी की है, उन्होंने फिर से चेतावनी जताई है कि जो अभी भारत की स्थिति है वो और गंभीर हो सकती है, टेस्टिंग की कमी है, इसलिए ये आंकड़े कम आ रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही कहा है डब्ल्यूएचओ ने कि चेतावनी है और हमें ध्यान से काम करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये पहली जो लहर थी उसमें गांव बचे हुए थे, लेकिन आप लोग मीडिया भी दिखा रहा है और हमारी भी रिपोर्ट है कि गांव में यह फैल चुका है और गांव में हम सब लोग जानते हैं टेस्टिंग की कमी है। और उस टेस्टिंग को, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उस टेस्टिंग को पूरा करने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। और हमेशा बार बार यही कहा गया है कि टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सबसे बड़ा तरीका यदि हमें कोरोना को रोकना है तो यही है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस तरफ कोई काम नहीं हो रहा। और दूसरा ये भी है कि वहां पर सुविधाएं नहीं है, क्योंकि जो केस वहां बीमार हो रहे हैं वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, वो घरों में ही रह रहे हैं, और यदि वो घरों में रहेंगे तो और लोगों को भी उसको चपेट में लेंगे। तो इस तरीके से गांव में बहुत तेजी से फैल रहा है। वही डॉक्टर टंडन, जिस तरह से चेतावनी जिसकी हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ ने जारी की है कि आगे आने वाले वक्त में जो है हालात और गंभीर हो सकते हैं, इस पर पहले तो आपकी टिप्पणी क्या है?
इससे अभी सबसे पहली चीज तो हमें ये समझना है कि जो हमारी प्रॉब्लम चल रही थी, अभी तक सेकेंड वेव चल रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि मरीजों के नंबर किस तरह से बढ़े हैं। सडनली पिछले 1 महीने में 1 लाख से नीचे नंबर चल रहा था, वो 4 लाख को क्रॉस कर। जी, ये अच्छी बात है कि कल के दिन में 2,81,000 नंबर हुए, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारी जो डेथ्स हैं वो अभी भी 4,000 से ऊपर चल रही है। इसका मतलब ये है कि जो सीरियस इन्फेक्शन है हमारा, वो अभी भी ज्यादा चल रहा है और परेशानी जो है वो जैसी की तैसी खड़ी हुई। नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट कम हो रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं जगहों पर लॉकडाउन हो गया। हालांकि हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट बहुत सारी स्टेट में किसी न किसी तरीके का लॉकडाउन है, पर जिन स्टेट में मेजर प्रॉब्लम चल रही थी जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, तो इन तीनों में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से जो लॉकडाउन के इफेक्ट है वो दिखाई पड़े। यूपी और में भी नंबर कम हो रहे हैं, पर वहाँ का सबसे बड़ा खतरा है कि वहाँ की जो गांवों की पोजीशन है उसके ऊपर क्या हमारा नियंत्रण है, क्या हम कंट्रोल कर पा रहे हैं और कब तक हम उनके पास पहुँच पाएंगे। मतलब ये यूपी स्पेसिफिक की बात नहीं है, जब पूरे भारतवर्ष में हमें रूरल एरिया की बात करनी है। क्योंकि WHO का भी कहना ये है कि अगर हम 30% पॉपुलेशन वर्ल्ड की, हिंदुस्तान की नहीं बात कर रहे हैं, कि अगर हम उसको इम्यूनाइज कर लेते हैं 2021 के अंदर, तो हम पेंडेमिक की ये जो अप डाउन वेव्स हैं इनसे कुछ कंट्रोल कर पाए। हर्ड इम्यूनिटी की बात तो कर ही नहीं जा रही। तो हमें इसी चीज का देखना है कि क्या हम अपने गाँवों में 30%, 40% के रेंज में पहुंच पाएंगे, वैक्सीनेट करेंगे, क्योंकि वो एक तबका इस समय सबसे बड़ा तबका है। हिंदुस्तान गाँव में बसता है, ये सबको पता है, और गाँव की पॉपुलेशन जो है हमारी बहुत है। तो और वहाँ पर हमको किस तरह से वैक्सीन को पहुंचाना है, उन लोगों को किस तरह से इस बात से आश्वस्त करना है कि वैक्सीन लगाने से फायदा होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पर हेसिटेंसी भी होगी, वहाँ पर उनको इतनी इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रही होगी, वहाँ पे उन्हें कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम की बात नहीं हो रही होगी। तो हमें यहाँ पे इन दोनों चीजों पे बहुत जोर लगाना है कि वहाँ पे टेस्टिंग भी बहुत हो और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी। टेस्टिंग की जहाँ तक बात करें तो हम अगर बड़े शहरों की भी बात करें, एक परिवार में 5-5, 6-6 लोग रह रहे हैं, 1-2 के बुखार होता है, वो टेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद अन्य 4 को अगर होता है तो उनके टेस्ट भी नहीं होते, क्योंकि उन्हें ये पता है कि 4 के टेस्ट होंगे, पॉजिटिव आएंगे और बाहर जाएंगे, 4 दिन में टेस्ट होगा। सारी चीजों की दिक्कतों को देखते हुए वो लोग टेस्ट नहीं करा रहे, यानी कि हमारे पास पूरा नंबर नहीं आ पा रहा है। पर ये है कि वो माइल्ड सिम्टम्स है तो उनको आप आराम से घर पे जो दवाइयाँ लेकर के ठीक हो रहे हैं, पर नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं अगर हम सबको टेस्ट करें, ट्रेस करें और ट्रीट करें। तो ट्रीटमेंट तो अगर 2 लोगों को घर में हो गया तो वो लोग कर लेते हैं, हालांकि उसमें नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि अगर एक पेशेंट सीरियस था, उसको किसी वजह से स्टेरॉइड शुरू किए गए, तो आने वाले 4 जो है वो पहले दिन से स्टेरॉइड खाने लगते हैं क्योंकि वो ठीक हो गए। तो इन सब चीजों से परेशानियां थोड़ी बढ़ रही हैं, तो ये हमें समझाना है सबको और देखना है कि हमारे गांव में इस तरीके की स्थिति ना पैदा हो। उनके लिए हमें कुछ ना कुछ प्राइमरी केयर प्रोवाइड कराना है। हम लोग बड़े समय से बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान का हेल्थ स्ट्रक्चर पूरा प्राइमरी केयर बेस्ड होना चाहिए, यानी कि जो प्राइमरी केयर है डॉक्टर वहाँ पे होना चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए जो आज के दिन अगर हमारे पास होती तो हमें बहुत फायदा होता। उसी चीजों को आज इकट्ठा करा जा रहा है कि गांव की प्राइमरी केयर को बढ़ाया गया, उन तक पहुंचा जाए, किस तरह से उनका इलाज वहीं पे करके उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जाए। अदरवाइज क्या होता है, पेशेंट सीरियस होता जाता है, परेशानी बढ़ती है, तब वो किसी अस्पताल में पहुंचता है, जब तक हालत बहुत सीरियस हो चुका होता है और उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए हमें प्राइमरी केयर पे हर चीज पे कंट्रोल लगाना होगा और तभी जाकर के हम उनका इलाज शुरू कर पाएंगे, उनको वैक्सीन दे पाएंगे, उनकी टेस्टिंग कर पाएंगे। कोशिशें की जा रही है, पर कोशिशें कितनी कामयाब होंगी, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, पर ये सबकी जिम्मेदारी है कि हमारा रूरल एरिया जो है वो पूरी तरह से कवर किया जाए,
क्योंकि वो एक बहुत बड़ा तबका जी। है और उनको सबसे ज्यादा परेशानी होगी, चाहे वो टेस्टिंग हो, चाहे वो ट्रीटमेंट हो और चाहे वैक्सीनेशन। तो इस चीज के ऊपर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि ठीक है। सब लोग इस बात पे जी। ध्यान दें और उनकी सेवाओं को बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की जाए। जिस तरह से भी हम उन तक पहुंच सकते हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें वहाँ ये भी पता है कि उन लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ज्ञान पूरी तरह से देना है। थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर मिल जाता है, परंतु जितना हमें चाहिए है कि आप वैक्सीन के बाद भी मास्क लगा के रहिए, आप घर में रहिए तो भी मास्क लगा के रहिए, घर के बाहर मत जाइए। बस इन सब चीजों का अवेयरनेस वहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। और टेस्टिंग और वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट, उनके लिए ये तीनों बहुत जरूरी हैं अगर हमने भारत में अपने पैंडेमिक को रोकना है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हिस्ट्री है, अभी भी सब लोग कह रहे हैं कि 6 से 12 महीने अगले जो है बहुत ही क्रूशियल है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम किस तरीके का बिहेवियर रखते हैं, जिससे कि अभी जो हमारा एक तबका पीडियाट्रिक एज ग्रुप जिसे हम कहते हैं बच्चों का 2 से 18 साल के बीच का, उनको इन्फेक्शन कम हो रहा है, बहुत हो रहा है इस बार, पर अभी भी कम है। अगर ये इन्फेक्शन बढ़ा सेकेंड वेव का और वायरस जिस तरह से फैल रहा है चारों तरफ, वो बच्चों के ऊपर असर डाल, तो जो बच्चों की केयर करने वाले लोग हैं, हमें उनका पूरा वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है आने वाली किसी भी आपदा से निपटने के लिए। हमें बच्चों को सेव करना है हर हाल, उसके लिए हमें सबसे पहले उनके जो केयर गिवर्स हैं, यानी कि उनके पेरेंट्स हैं, उनके घर में जो रहने वाले, उन्हें वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी। जी डॉक्टर सैनी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक तो वैक्सीनेशन, ऊपर से जागरूकता, दोनों ही बड़ी चुनौती है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण जो इलाके हैं वहां पर इतनी अवेयरनेस, जागरूकता अभी तक नहीं है लोगों में कोरोना को लेकर। तो कितनी बड़ी चुनौती ये है। अगर मान लीजिए ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर खतरनाक होगी, अभी भी गंभीर हैं हालात, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती है ये? यदि हम आंकड़े देखें जी, तो 70% से अधिक जो हमारी आबादी है गांव में रहती है जी। और यदि हम देखें हेल्थ फैसिलिटीज को, तो वहां पर सिर्फ 20% ही हेल्थ फैसिलिटीज हैं जी। और आप ही लोगों के मीडिया ने दिखाया है और हम भी जानते हैं कि वहां पर कितने हॉस्पिटल्स हैं। यदि जरूरत पड़े, मैं तो सोच रहा हूँ आईसीयू की तो बात ही छोड़ दीजिए, यदि मुझे ऑक्सीजनेशन बेड की भी वहां जरूरत पड़ गई तो मुझे ये मालूम है कि वहां पर हम ऑक्सीजन के बेड भी नहीं हैं। तो पहला काम जागरूकता, जो कि अभी फैल रहा है, तो जागरूकता में तो शायद अभी उनको तो अभी तक ये महसूस करा दिया गया था कि गांव में तो ये हो ही नहीं सकता। जी, कई जगह पड़ा, हमारे नेता लोग बोल रहे थे, अपने भाषणों में बोल रहे थे कि गांव में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वहां के अभी उनके मन में तो ये बैठा हुआ है कि गांव में तो है ही नहीं है। जी, जबकि हम जानते हैं, मीडिया जानता है और वो खुद जानते हैं, और हेल्थ केयर ऑफिसर्स जानते हैं कि गांव में अब बहुत तेजी से फैल रहा है। तो पहले तो उनमें अवेयरनेस लाना और उस अवेयरनेस पे ये लाना कि मास्क पहनना, घर की सफाई रखना और एक डिस्टेंस मेंटेन रखना। आप जानते हैं गांव में 2 तरीके से लोग हैं। एक वो लोग हैं जो बिल्कुल खुले में सोते हैं, लेकिन वहां पर भी एक कमी है, एक कमरे में 10-10 लोग भी वहां सोते हैं। तो वो सब लोगों को बताना कि दूरी बनाए रखना कितना जरूरी है। फिर दूसरी तरीके से टेस्टिंग, आप देखिए टेस्टिंग की फैसिलिटीज कितनी है वहां। तो मैंने बताया बेड ही नहीं है, हॉस्पिटल ही नहीं है, डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं है। तो RT-PCR देखिए, हम बार बार पता नहीं क्यों हर जगह पर, मैं तो कहूँगा सरकारी जगहों, अब आज की तारीख में तो ये शहरों में भी RT-PCR कम कर दिया गया। ये कह कर आप एंटीजन टेस्ट करवाइए। एक तरफ खुद सरकार बोलती थी कि उसकी एफिकेसी सिर्फ 40 to 50% है और RT-PCR टेस्ट है जिससे हमें पता लगता है कि ये वाकई है कि नहीं है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी उससे ज्यादा है। लेकिन पता नहीं क्यों शहरों तक में ये कह दिया गया कि आप एंटीजन नहीं कराते रहिए। आप सोचिए गांव में जहां पर टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर डायग्नोसिस कैसे होगा? और यदि डायग्नोसिस नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सरकार को बड़े
जोर तोड़ तरीके से डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को बढ़ाना होगा, या फिर यदि अभी इतनी जल्दी सरकार नहीं कर सकती तो जो प्राइवेट लोग करना चाहते हैं उनको इनको हाथ बटाना होगा उनके साथ, उनको प्रोत्साहन देना होगा कि आप आइए और हमारे यहाँ पर आकर एंटीजन और आरटीपीसीआर, देखिए अभी भी सबसे अच्छा तरीका आरटीपीसीआर ही है, मैं यदि मेरे से पूछा जाए तो आरटीपीसीआर की फैसिलिटीज वहां पर गांव में देना कि टेस्टिंग एंड टेस्टिंग। ये WHO ने कहा, ये CDC ने कहा, ये ICMR ने शुरू में कहा कि टेस्टिंग करेंगे तभी हम इस बीमारी को रोकथाम कर सकते हैं। तो वहां पर हमें टेस्टिंग को बढ़ाना पड़ेगा। और तीसरा जो डिफिकल्ट है लेकिन समझाना पड़ेगा, एक तो जागरूकता लानी पड़ेगी कि हमारे लोग गांव में यदि हो, क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज नहीं है, हर कोई बेड की तरफ ना भागे, हर कोई शहर की तरफ नहीं भागे, क्योंकि शहरों में ऑलरेडी वहां पर बेड की कमी है और अब शहरों में भागे तो और किसी और लोगों को भी संक्रमित करेंगे। तो आप अपने घरों में भी रहें, उनको बताना कि किस तरीके से हमें अपने लोकल डॉक्टर्स को भी वहां ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे हम गांव के लोगों को घर में बैठे भी उनको ट्रीट कर सकते हैं। पहला ये समझाना होगा। दूसरा, हमें वहां पर बेड की फैसिलिटीज बनानी होगी और ऑक्सीजन की कमी इवन आज की तारीख में शहरों में भी है, वो किस तरीके से पूरी होगी, पूरी सरकारों को मिलजुल कर काम करना होगा। इस बात का हमें देखिए कितना दुख होता है जो आप लोगों को जागरूकता दिखाई आप लोगों ने मीडिया को मैं बड़ा धन्यवाद करूंगा कि वो दिखाया कि किस तरीके से गांव में फैल रहा है, लाशें पड़ी हुई हैं, कोई ध्यान नहीं कर रहा। यदि इस तरह से लाशें पड़ी रहेंगी तो और लोगों को भी होने का खतरा है। देखिए, एक तो मृत्यु हुई, उसको सम्मान पूर्वक उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, दूसरी तरफ आप सोचिए कितनी और बीमारियां उससे फैलेंगी जो बॉडी डिकम्पोज होती है, जो कोविड की बॉडीज है उसके ऊपर जाकर लोगों ने देखा जानवर खा रहे हैं, पक्षी खा रहे हैं और वो वातावरण को दूषित कर रही है। तो कितनी सारी और बीमारियां कोविड के अलावा इस तरीके से फैलेंगी, इस तरफ को भी हमें ध्यान देना होगा, गांव वालों को समझाना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को अपने आप को देखना होगा। तो बहुत बड़ी समस्या है। WHO ने तो सिर्फ चेतावनी दी है, मैं कहूंगा कि हमारे ऊपर खतरा है और उस खतरे को यदि हमने नहीं समेटा तो ये दूसरी लहर जो है ना, जो हम कह रहे हैं कि कम हो रही है, यही दूसरी लहर तीसरी लहर में बदल जाएगी। जी डॉक्टर टंडन, जिस तरह से WHO ने कहा है कि संक्रमण अपने चरम पर नहीं पहुंचा है अभी तक, हम लोग खुश हो रहे हैं कि पीक पर आकर जो है अब संक्रमण की दर घटने लगी है और खतरा कहीं ना कहीं टल गया, लेकिन WHO का ये बयान कि भाई अभी संक्रमण अपने पीक पर नहीं पहुंचा है, कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर चरम पर अभी तक नहीं पहुंचा है संक्रमण। वहीं अगर जिस तरह से हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर अभी से ये जो व्यवस्थाएं जो चरमराई हुई हैं अगर दुरुस्त नहीं हुई तो कितना विकराल रूप जो है भारत में और धारण कर सकता है कोरोना। पूरे विश्व को देख रहा है, हर जगह की परेशानियों को देख रहा है और उनको समझ रहा है। सबसे बड़ी परेशानी तो यही आई थी कि हमारे देश में ऐसा नहीं था कि सब जगह एक साथ इन्फेक्शन शुरू हुआ था, सब जगह एक साथ पीक आना शुरू। जी, अगर हम पहले दिन से हिसाब लगा के रखेंगे तो पंजाब में सबसे पहले शुरू हुआ, फिर महाराष्ट्र में शुरू हुआ, फिर आपके दिल्ली में बढ़ना शुरू हुआ, फिर यूपी में बढ़ना शुरू हुआ और अब आप देख रहे हैं तो नंबर बढ़ता जा रहा है। असम, नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट बंगाल में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरल में, तो उत्तराखंड में, हर तरफ नंबर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पीक है हमारी, पीक एक साथ सब जगह नहीं आई। हम ये देख के खुश हो रहे हैं कि जो 4 लाख का हमारा नंबर था वो कम होके 3 लाख से नीचे आ गया है, परंतु ये एक हमारे को प्रोत्साहन जरूर दे रहा है कि हमने बीमारी पे कुछ हद तक इन बड़े शहरों में जो है कंट्रोल पा लिया है। परंतु जो असलियत है हमें अभी भी जो दिखाई दे रही है कि क्योंकि जो रूरल एरिया में पहुंच रहा है ये इन्फेक्शन, ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये हम ही नहीं कह रहे हैं या WHO नहीं कह रहा है, ये हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज को महसूस कर रही है कि रूरल एरिया में इन्फेक्शन फैल रहा है और वो रूरल एरिया में बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह के हिसाब को अगर हम देखेंगे कि जिन बड़े शहरों में नंबर बढ़ा अचानक बहुत तेजी से, तो हमारी पीक जो है वो 4 लाख पे पहुंच, वही नंबर जब कम होना शुरू हुआ
तो आज हमारी पीक कम हो। महाराष्ट्र में क्या 60,000 केसेस पर डे हो रहे थे, बॉम्बे में 10-11 हजार हो रहे थे, वहां पे आज वो 31,000 और 1,500-2 हजार के बीच में बॉम्बे पहुंच गया। दिल्ली का नंबर 20-22 हजार पहुंच गया, तो आज घट करके 6,000 पे आ गया। तो इस तरीके से इन बड़ी जगहों के नंबर कम हुए, तो जो हमारे 4 लाख की पीक थी वो कम हो गई। परंतु अब जो छोटे शहरों में और टायर 2 और टायर 3 सब जगह पहुंच रहा है इन्फेक्शन और नंबर बढ़ रहा है, जहाँ पे अभी भी बात हुई, पहले भी हमने कहा कि टेस्टिंग का थोड़ा सा अभाव है। वो टेस्टिंग अगर बढ़ेगी तो हमारे नंबर वहाँ बढ़ते रहेंगे। पर हमारा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नंबर बढ़ रहे हैं, पीक आएगा, क्या होगा। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमने कोरोना के मरीजों को किस तरह से डायग्नोस करके उन्हें बचाना है, उनको सेव करना है, और वो दूसरों को इन्फेक्शन ना बढ़ा पाए, उसकी किस तरह से चिंता करनी है। हमें इस चीज की चिंता नहीं करनी कि हमारे 2 लाख से 3 लाख हो गए या 3 लाख से 1.5 लाख हो गए। हमें ये देखना है जो हमारी पॉपुलेशन अभी तक इफेक्ट नहीं हुई थी और उनके ऊपर जो इन्फेक्शन हो रहा है, तो उनकी डायग्नोसिस के लिए हमारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, उनके इलाज के लिए हमारा कम से कम प्राइमरी हेल्थ सेंटर से कुछ इलाज मुहैया हो, और उनको हम वैक्सीन कैसे दे पाए, क्योंकि सबसे बड़ा तबका अभी भी, जैसे डॉक्टर कह रहे हैं कि 70% गाँव में रहता है। सबको पता है कि हिंदुस्तान गाँव में बसता है, शहरों में नहीं। तो हमें उस गाँव की तरफ ध्यान देना है, उस गांव को संभालना है, और उसके लिए ये सोचना है कि उनका वैक्सीनेशन कैसे होगा, क्योंकि जो हमारा कोविन ऐप है, क्या वो सारे लोग सामर्थ्य हैं कोविन ऐप पे रजिस्टर करके अपने आप को वैक्सीन लेने के लिए। तो उसका ध्यान करना है कि वहाँ कैसे पहुंचेंगे, और वैक्सीन के लिए जितनी कोशिश की जा रही है बढ़ाने की, मुझे लगता है इस पे और मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि जिस तरह से गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट हुआ है कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर दिस ईयर 50-60 करोड़ वैक्सीनेशन हो जाएंगे, तो अगर हम इस तरीके से उस लेवल पे पहुंचते हैं, तो जो WHO का उद्देश्य है कि 30% से ज्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाए 2021 के खत्म होने तक, तो हम इस पेंडेमिक की धार को कम कर सकते हैं। जो ये पेंडेमिक इस बुरी तरह से फैल रहा है चारों तरफ और सबके यहाँ मुश्किलें खड़ी कर रहा है, वो कंट्रोल में आ जाएगी। उसके बाद के साल में 2022 में हमने सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है, और तब तक हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारी वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज के बाद कितना असर पड़ा, कितना थर्ड डोज के बाद असर पड़ेगा, क्या किसी को थर्ड बूस्टर की जरूरत है या नहीं है। तो ये सब आंकड़े आते जाएंगे, और अल्टीमेटली जैसे बाकी H1N1 जो 1918 से 20 तक चला, जिसका पेंडेमिक स्पेनिश फ्लू का, वो अल्टीमेटली पेंडेमिक खत्म हो गया एपिडेमिक के रूप में। वो हर साल थोड़ा थोड़ा आता रहता है, तो हर वायरस थोड़ा थोड़ा आता रहेगा। पर इस समय उद्देश्य सिर्फ एक है कि इस पेंडेमिक को खत्म करना है, और फिलहाल पेंडेमिक को खत्म करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा उपाय मौजूद है, वो है मास्क और घरों में रहना। बाहर अननेसेसरली घूमना नहीं है, मीटिंग्स नहीं करनी है, शादी ब्याह फंक्शंस नहीं करने हैं, किसी तरीके की भी मीटिंग में, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, उन सबको अवॉइड करना है, क्योंकि ये भीड़ वाले इलाकों में फैल रहा है। और इस समय का जो हमारा म्यूटेंट वायरस है, जिसको हम B1617 कह रहे हैं, ये बहुत ही कंटेजियस है। एक से पहले अगर एक आदमी से दूसरे में फैलता था, इस बार ये डबल ट्रिपल फैल रहा है। जी बिल्कुल। तो इन सब चीजों का ध्यान करना है, और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने देश को प्रोटेक्ट करना है, अपनी जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात डॉक्टर टंडन आपने कही है कि इस वक्त हमें आंकड़ों पर ध्यान नहीं देना है, हमें कोरोना मुक्त भारत पर ध्यान देना है कि वो कैसे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जहां राज्यों से खुशखबरी राहत भरी खबर आ रही थी कि कोरोना संक्रमण की दर कम हो रही है, वहीं WHO ने एक बार फिर चिंता में डाल दिया है। WHO की चेतावनी गंभीरता से लेने वाली है। WHO ने कहा है कि अभी बेहद गंभीर समय आना बाकी है। सवाल यही कि क्या वाकई संक्रमण दर कम हो रही है या ये सिर्फ कुछ समय की राहत है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।